हाँ जी क्लास, वेलकम टू ऑल। आज का हमारा जो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक रहेगा वो आपका इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के रिगार्डिंग रहेगा। देखिए, जो ये आपका टॉपिक है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है समझने में, और ये बहुत ही डीप टॉपिक है। इसको समझना इतना भी आसान नहीं है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी को। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारा जो पर्पज़ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए आपको प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, एंड देन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको किसी एक फिलोसफी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो कैसे अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस फिलोसफी का यूज़ कर सकते हो तो आपके दो पेपर्स रहते हैं, आप एसए में यूज़ कर सकते हो, एथिक्स के पेपर में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे वो बाद की बात है, डिपेंड करेगा जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तब आपको समझाया जाएगा। लेकिन प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिलॉसफी समझा दी जाएगी, किस टाइप से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, एंड हर एक फिलॉसफी के बारे में बेसिक आइडिया, ठीक है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है वो समझा देंगे। उसको यूज़ कैसे करना है वो फिर किसी और क्लास में देख लेंगे। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फिलॉसफी। अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो बेसिकली इसका हिंदी मीनिंग आपका होता है दर्शन। हिंदी मीनिंग फिलॉसफी का अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है दर्शन। तो बेसिकली फिलॉसफी का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं साल्वेशन की, ठीक है, मोक्ष, ह्यूमन लाइफ जो आपकी चल रही है, एंड उसके बाद ह्यूमन लाइफ का एंड भी होता है, डेथ आती है। तो जो ये फिलॉसफी होती है, जो डिफरेंट टाइप के हमारे आचार्याज ने दी, यू कैन से कि जिन लोगों ने ये फिलॉसफी दी, वो फिलॉसफी में ये देखना चाहते हैं कि ह्यूमन की एग्जिस्टेंस आफ्टर डेथ क्या है। ठीक है, कि ह्यूमंस का यहाँ पे आना, उसका बर्थ लेना और मर जाना, उसके बियॉन्ड ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस क्या है, क्यों वो इस धरती के ऊपर आए, मरने के बाद उनके साथ क्या होगा, वो क्या ऐसे ही साइकिल के अंदर आते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, फिर मर जाएंगे, या फिर इस साइकिल का कोई एंड हो सकता है। तो बेसिकली फिलॉसफी जो आपकी होती है वो आपकी इसी चीज के लिए कंसर्न करती है। ठीक है, मेन एम ऑफ द लाइफ, एंड जो आपका ये एक कांस्टेंट सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ चल रहा है उसको एंड करना, एंड अल्टीमेटली अपना क्या करना, साल्वेशन को अचीव करना। तो हमारे बहुत सारे क्या हैं, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं। इंडियन फिलोसफी encompasses rich tapestry of diverse traditions and schools of thought that have different type के schools of thought हमारे इंडियन फिलोसफी में मिल जाएंगे। grappled with fundamental questions about the nature of reality, जिस क्वेश्चन के ऊपर वो बेसिकली स्ट्रेस करते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टेंस, हमें जो दुनिया ये दिख रही है, जो ये लाइफ दिख रही है सराउंडिंग में, ठीक है, उसकी रियलिटी क्या है। द सेल्फ, अपने बारे में समझना, हम एज अ सोल यहाँ पे आए तो हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद एंड ह्यूमन कंडीशंस, जन्म मरण, देन उसके बाद फिर आपका एंड ऑफ द लाइफ, देन साल्वेशन, क्या हम वापस धरती के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे। फ्रॉम द एंशियंट वेदास टू द सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स ऑफ सांख्य योग, बहुत सारी फिलोसफीज हैं, अभी यहाँ इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। देखिए, फिलोसफी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइफ की एग्जिस्टेंस के बारे में, उसकी रियलिटी के बारे में पता लगाना कि हम कौन है, हमारा पर्पस यहाँ पे आने का क्या है, दैट इज फिलोसफी। तो बहुत सारे स्कूल्स हैं आपके फिलोसफी के, जिनको हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो है आपके ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, ठीक है, सेकंड है आपके हेटेरोडॉक्स स्कूल्स। अभी ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स इतना समझ लीजिए कि इनका जो बेसिक रहा वो आपके रहे वेदास। वेदास हमने पढ़े हैं, लिटरेचर हमारा इंडिया का, वेदास का मतलब नॉलेज है। यहाँ पे ये माना गया कि हर एक चीज़ को डिफाइन किया गया है, ह्यूमन की एग्जिस्टेंस, उसके क्या यहाँ पे ड्यूटीज़ हैं, क्या उसको करना चाहिए, किस तरह से लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, तो वेदास को मानते हैं, उनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करते। इनको समझने का, इंटरप्रेट करने का तरीका अलग हो सकता है ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स का, लेकिन जो चीज़ वेदास में लिखी हुई है उनको वो क्वेश्चन नहीं करेंगे।
हेटेरोडॉक्स स्कूल्स क्या है, वेदास में लिखी हुई चीजों को क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। वो नहीं मानते कि जो चीज आपकी वेदास में लिखी हुई है वो आपका सही है। तो दो तरह से क्लासिफिकेशन हम फिलॉसफी जब पढ़ेंगे इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी तब करेंगे, लेकिन अभी उसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, जितने भी स्कूल्स आपके इंडियन फिलॉसफी के होंगे उनका ये चीज़ तो मानना है कि हमारे ह्यूमंस के 4 गोल्स हैं जो जन्म लेने के बाद ह्यूमंस को क्या करने होते हैं, फुलफिल करने होते हैं। जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे आपका ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स है फिलॉसफी का, चाहे आपका हेटेरोडॉक्स स्कूल्स है, उसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन में जितने भी स्कूल्स हैं उनका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि ह्यूमंस के 4 गोल्स हैं। सभी ये मानते हैं कि 4 गोल्स तो हैं ही। पहला है आपका धर्म, देन फिर आपका अर्थ, देन फिर आपका काम, देन फिर आपका मोक्ष। ये आपका अल्टीमेट एम है सभी स्कूल्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, साल्वेशन। कांस्टेंट साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ को खत्म करके मोक्ष की प्राप्ति करना, ये आपका अल्टीमेट एम है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में सबसे पहले आपका जो मीनिंग रहता है वो रहता है आपका अर्थ, इकोनॉमिक मीन्स। दैट मीन्स हमें यहाँ पे एग्जिस्टेंस करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक मीन्स हमारे, हमें कमाई करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक मीन्स हो गए। ह्यूमंस को कर्म करना चाहिए, ठीक है, काम करना चाहिए इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेंस के लिए अपना, ठीक है। इसके बारे में आपका एक बुक है अर्थशास्त्र, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हर एक ह्यूमन की ड्यूटी है अर्थ, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक मीन्स, वेल्थ चाहिए उसको, पैसा चाहिए, सो दैट कि वो अपने जीवन की जितनी नेसेसिटीज हैं उनको कर्म के थ्रू क्या कर सके, फुलफिल कर सके। नाउ हमने पैसा कमाना है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन उसको कमाने का एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मीन्स से उसको कमाओगे, अपनी लाइफ को साथ ही आप रेगुलेट करोगे, ठीक है। तो आपकी सोशल ड्यूटीज जो भी होंगी, ठीक है, पैसा कमाते टाइम जो भी आपकी सोशल ड्यूटीज रहेंगी, किसी भी आप रॉन्ग तरीके से वो पैसा नहीं कमाओगे, अपनी इकोनॉमिक मीन्स नहीं गेन करोगे। तो धर्म आपको सिखाता है रेगुलेशन ऑफ सोशल ऑर्डर्स, अपनी सोसाइटी को मैनेज करना, अपने आप को मैनेज करना। मैटर्स रिलेटेड टू द स्टेट वर डिस्कस्ड इन द धर्मशास्त्र। तो पूरा का पूरा समाज किस तरह से मैनेज किया जाएगा उसके बारे में आपका जिस बुक में लिखा गया धर्मशास्त्र। क्योंकि ये है कि आपके पास राइट है पैसा कमाने का, लेकिन दूसरों के पास भी राइट है, तो पूरी की पूरी सोसाइटी को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो वो आपका धर्म के अकॉर्डिंग रेगुलेट होगी। धर्म आपका ये कोई रिचुअल्स की बात नहीं है, धर्म आपका एथिक्स एक तरह से चल रहा है, ठीक है। तो आपका धर्मशास्त्र में इस चीज के बारे में लिखा हुआ है। देन फिर आती है काम। ह्यूमन पैसा कमा रहा है, ठीक है, अपने आप को रेगुलेट करके चलेगा, लेकिन उसको वर्ल्डली प्लेजर्स चाहिए, ठीक है। प्लेजर के लिए वो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करेगा, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटीज करेगा, जिसके बारे में आपका कामा सूत्र में लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। यहाँ पे इस बुक में आपको किस तरह से आपकी सेक्सुअल लाइफ को मैनेज करना है, फिजिकल प्लेजर्स, ठीक है, लव इन लाइफ, वो सारा आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो ह्यूमन का डिजायर है वो है आपका साल्वेशन, मोक्ष को प्राप्त करना, ठीक है। तो फिर वो आपका फिलॉसफी के अंदर आ जाएगा पार्ट, ठीक है, दैट इज मोक्ष। कि ह्यूमन की एग्जिस्टेंस यहाँ पे सिर्फ इन ऊपर के जो 3 काम वो कर रहे हैं उन्हीं के लिए नहीं है, अल्टीमेटली एम उसका क्या है, साल्वेशन। तो उसके बारे में बहुत सारी बुक्स आपके लिखे गए, ठीक है, दर्शन शास्त्र जिनको बोलते हैं, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी आइडियाज, फिलॉसफीज दी गई, जिनके बारे में हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी से। अल्टीमेट एम आप याद रखोगे कि हम पढ़ेंगे क्या यहाँ पे, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल, ऑर्थोडॉक्स स्कूल, इसके अंदर आपके 6 फिलॉसफीज हमने डिस्कस करनी है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, षड दर्शन।
षड मीन्स 6, दर्शन मीन्स फिलॉसफी। ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंदर आपको 6 फिलॉसफीज पढ़नी है, ठीक है, या इसको आप षडांग भी बोल देते हो, ठीक है। तो 6 फिलॉसफीज, 6 फिलॉसफीज में ऑर्थोडॉक्स स्कूल में अगर पढ़ोगे तो बेसिक इनका आपको याद रखना ही है कि ये वेदास की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करते थे। वेदास में जो आपका नॉलेज लिखा गया ये माना जाता है कि ये सत्य है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल वेदास की नॉलेज को ट्रू मानते थे, लेकिन उस नॉलेज को इंटरप्रेट करना, उसको समझना, ठीक है, उसको करने के लिए क्या रिचुअल्स अपनाना, वो अपनी अपनी फिलॉसफी में अलग अलग तरीके से उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जिस स्कूल का ऑर्थोडॉक्स स्कूल में डिस्कशन करेंगे वो है आपकी संख्या फिलॉसफी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले देख लीजिए एक बार, जो आपके इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं उनको हमने डिवाइड किया गया, जो आपके आस्तिका के ऊपर बेस्ड हैं, दैट मीन्स डायरेक्टली बेस्ड ऑन द वैदिक टेक्स्ट, वो हैं आपके जो रिचुअल्स को मानेंगे या फिर उनकी फिलोसफिकल पार्ट को मानते हैं, रिचुअल्स को नहीं मानते। जो आपके रिचुअल्स को मानते हैं वो मीमांसा हैं, जो आपके फिलॉसफी को मानते हैं, रिचुअल्स को नहीं मानते, वो वेदांत हैं। जो डायरेक्टली वेदास के उसमें लिंक में नहीं है लेकिन वेदास को क्वेश्चन भी नहीं करते, उनको तो मानते ही हैं। तो हम डिवाइड करेंगे सांख्य फिलॉसफी, योग फिलॉसफी, न्याय फिलॉसफी एंड वैशिष्ट फिलॉसफी। टोटल ये आपकी 4 ही हैं, 2 हैं टोटल आपके जो ऑर्थोडॉक्स में 6 फिलॉसफीज आती हैं। जो आपके हेटेरोडॉक्स हैं, वेदास को नहीं मानते, उनको हम नास्तिक कैटेगरी में रखते हैं, वो आपका बुद्धिस्ट है, जैन है, चार्वाक है एंड आपका आजीविका है। तो ये है आपका बेसिक क्लासिफिकेशन इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हमने पढ़ना है। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी 6 मेजर स्कूल हैं आपके, हमने आपको बता दिया। किस चीज़ के ऊपर ये रिलाई करते हैं? वेदास, आस्तिक स्कूल हैं, वेदास की अथॉरिटी का क्वेश्चन नहीं करेंगे, उनको मानेंगे ही ये, ठीक है। देन आपके 6 स्कूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, अभी डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस स्कूल की बात करेंगे वो है आपका सांख्य फिलॉसफी। जब हम इस फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हर एक फिलॉसफी का आपको आइडिया होना चाहिए कि वो किस पर्सन ने दी। तो इस फिलॉसफी को फाउंड करने वाले पर्सन थे कपिल मुनि, ठीक है। सांख्य फिलॉसफी आपका सबसे ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी माना जाता है। जब ह्यूमन की एग्जिस्टेंस के बारे में, लाइफ आफ्टर द डेथ के बारे में डिस्कशंस की गई, उसके ऊपर सोचा गया, तो कपिल मुनि ने सबसे पहले ये लिखा था। ओल्डेस्ट फिलॉसफी है इसीलिए हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या लिखा था? संख्या सूत्र लिखा था, ठीक है, जिसका मतलब होता है, लिटरली मीनिंग्स होता है संख्या मतलब काउंट। तो पर्सन का नेम आपको पता होना चाहिए, कपिल मुनि, इन्होंने ये फिलॉसफी दी है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी है आपका, ठीक है। संख्या का अगर लिटरेरी मीनिंग की बात करें तो काउंट, इसका ये लिटरेरी मीनिंग है संख्या, जैसे न्यूमेरिक्स होते हैं, संख्या मीन्स काउंट। इस फिलॉसफी के अगर हम बात करें तो इस फिलॉसफी का बेसिक ये था कि हम सबको पता है कि हमने साल्वेशन की बात करनी है, मोक्ष की बात करनी है। तो ये फिलॉसफी में ये बात चल रही है कि हमें साल्वेशन किसके थ्रू मिल सकता है? ओनली थ्रू द acquiring knowledge। हमें नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी हम साल्वेशन क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो नॉलेज से पहले इस संख्या फिलॉसफी का बेसिक समझ लीजिए कि वो किस टाइप की नॉलेज की बात कर रहे हैं। वो सबसे पहले तो ड्यूअलिज्म में बिलीव करते हैं। ड्यूअलिज्म मीन्स द्वैतवाद। बाद में आप इसके बारे में और आचार्य ने इनके ऊपर अपने बुक्स लिखी हैं, ठीक है, उसके बारे में आप डिस्कशंस बाद में करोगे। तो ड्यूअलिज्म में बिलीव करने का मतलब क्या है कि ये आपका जो आपकी बॉडी है, ठीक है, और आपकी जो सोल है, उन दोनों को अलग अलग मानते हैं। आत्मा को शरीर से क्या मानते हैं, वो अलग मानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इस फिलॉसफी की आपको सांख्य फिलॉसफी में याद रखनी।
तो सोल एंड बॉडी को अलग करते हैं, इसीलिए इसको हम द्वैतवाद बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि जो आपकी आत्मा है या सोल है उसको हमने बॉडी से क्या करना है, सेपरेट करना है, अगर हमें क्या चाहिए, साल्वेशन चाहिए। आपको बहुत ध्यान से सुनना है इस स्कूल को, इस फिलॉसफी को, ठीक है। ज़्यादातर जो आपकी डिस्कशन रहेगी इसी फिलॉसफी के अराउंड रहेगी, उसके बाद ज़्यादा चीज़ें इतनी टफ है नहीं। थोड़ी जो टफ लगेगी आपको फिलॉसफी, इसी को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे एज अ ह्यूमन आपके पास दो थिंग्स हैं, एक आपकी बॉडी है, एक आपका सोल है। ये वाला स्कूल ये बोलता है कि अगर हमें बॉडी, अगर साल्वेशन अचीव करना है, मोक्ष को प्राप्ति करनी है, तो हमें अपनी आत्मा को अपने सोल से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये मान ही रहे हैं कि ये दो चीजें हैं, टू थिंग्स कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए द्वैतवाद में विश्वास करते हैं, ड्यूलिज्म में बिलीव करते हैं। हमें इन दोनों को अलग करना है, टू सेपरेट द बॉडी फ्रॉम द सोल। तो सबसे पहले ये देख लीजिए क्यों वो एक बॉडी को एक सोल से क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। बॉडी को सोल से सेपरेट क्या करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। उसका रीजन ये है कि जो हमारे अराउंड हम पूरा का पूरा नेचर को देखते हैं, तो उसमें वो ये मानते हैं कि पूरा का पूरा जो ये सराउंडिंग है वो आपका दो पार्ट से मिलकर बना है। एक है आपका प्रकृति, दूसरी है आपकी पुरुष। पुरुष मीन्स यहाँ पे मैन की बात नहीं है, पुरुष मीन्स आपका क्या है, एक ऐसी चीज, ठीक है, जिसमें आपका क्या है, कॉन्शियसनेस। एट्रीब्यूट्स इसको मैन का दिया जाता है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मीन्स इसमें मैन लाइक फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये मानते हैं कि हमने प्रकृति को पुरुष से अलग करना है, बॉडी को सोल से अलग करने का मतलब प्रकृति को हमने पुरुष से अलग करना है। हम इस चीज को ना पढ़ के अभी इस चीज को पढ़ेंगे। पुरुष एक ऐसी चीज है जिसके पास कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसको हम मैन के साथ कंपैरिजन करते हैं। और हमारी प्रकृति जो है उसको हम क्या करते हैं कि इसके पास मूवमेंट है, ठीक है, ये मूव कर सकती है। इसके पास इंटरनल क्या है, आपका कोई थॉट है, मूवमेंट है। इसको हम वुमेन के साथ कंपेयर करेंगे। ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। प्रकृति आपकी क्या है, जिसके पास मूवमेंट है, पुरुष के पास चेतना है। इस चीज को समझने से पहले आपको एक एग्जांपल और लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो एग्जांपल आपकी फेमस आपके प्रोफेसर हैं, ठीक है, डॉक्टर हिम्मत सिंह। उन्होंने एज अ एग्जांपल ये समझाया कि अगर हम इन दोनों के बारे में कंसीडर करें, पुरुष और प्रकृति, तो इन दोनों को समझने से पहले हमें एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी। एक मान लीजिए कि आपका ब्लाइंड पर्सन है, एक है आपका वो पर्सन जो क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, जिसके अंदर मूवमेंट नहीं है, जिसके पास क्या नहीं है, पैर नहीं है या टांगे नहीं है, मूवमेंट नहीं कर सकता। एक पर्सन ब्लाइंड है, दैट मीन्स अंधा है। एक बंदा लंगड़ा है जिसको मूवमेंट में दिक्कत है। तो होता है क्या है कि जिसके पास मूवमेंट नहीं है लेकिन उसके पास क्या है, ज्ञान है, उसको हम बोलते हैं मैन है वो, ठीक है। उसके पास चेतना है, वो क्या करेगा, इस पर्सन को जिसके पास ब्लाइंड है उसको सही रास्ता गाइड कर सकता है। ये दोनों के दोनों किसी जंगल में बैठे हैं, वहां पे आग लगी हुई है, दोनों ने अपना एक वे बनाना है वहां से बाहर निकलने। तो ब्लाइंड पर्सन के पास तो कुछ नॉलेज है नहीं, उसको रास्ता पता नहीं है, देखने में प्रॉब्लम है, लेकिन ये मूवमेंट कर सकता है, चल सकता है। तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ब्लाइंड पर्सन अपने कंधे के ऊपर इस बंदे को बिठाएगा, ठीक है। ये बंदा रास्ता दिखाएगा, मूवमेंट सही डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि इसके पास कॉन्शियसनेस है, दिमाग है, सोच सकता है। इस बंदे के पास मूवमेंट है, दोनों मिलके क्या करेंगे, सेफली आपका जंगल से बाहर आ जाएंगे। तो यही है आपका पुरुष एंड प्रकृति का कंसेप्ट। प्रकृति के पास बहुत कुछ है, ठीक है, वो आपका क्या पड़ा है, स्टैटिक पड़ा है। उसको क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए, उसके अंदर हलचल चाहिए। तो पुरुष ही क्या करेगा, प्रकृति से चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वो कॉन्शियस नहीं है, उसके अंदर समझ नहीं है, थिंकिंग वो अच्छे से नहीं करेगा, तो प्रकृति का गलत तरीके से यूज करता जाएगा, ठीक है। तो फिर वो आपका लाइफ ऑफ कांस्टेंट सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ में फंसा रहेगा, ठीक है। वो प्रकृति की जो मूवमेंट है, चीज़ों को नए तरीके से करने की, सेपरेट तरीके से नई नई चीज़ें करते रहना, उसमें चले जाना, तो उसमें वो मिलता रहेगा।
ठीक है, अल्टीमेटली वो आपका साल्वेशन अचीव नहीं कर पाएगा। पुरुष को अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर ही क्या करना चाहिए, साल्वेशन अचीव करना है। तो प्रकृति को पुरुष से अलग करना सांख्य फिलॉसफी है। तो इसके लिए हमें नॉलेज होएगी, जब हम इस चीज़ को समझेंगे तभी हम अचीव कर सकते हैं। तो नॉलेज गेन करने का तरीका क्या है? अब सांख्य फिलॉसफी वाले बेसिक उस चीज़ को मानते हैं कि हाँ जी वो चीज़ है, वो दिक्कत है, तो हमें नॉलेज चाहिए। तो किस नॉलेज के थ्रू हम क्या करेंगे, इस चीज़ को सेपरेट करेंगे। तो नॉलेज के लिए इन्होंने 3 चीज़ें बताई। एक है आपका परसेप्शन, दूसरा है आपका इन्फ्रेंस, तीसरा है आपका हियरिंग। परसेप्शन मीन्स जो चीज आप देख पा रहे हो, परसेप्शन मीन्स होता है प्रत्यक्ष। जो चीज आप डायरेक्ट देख पा रहे हो वो आपकी नॉलेज बनी रही है उस सब्जेक्ट के बारे में, तो डायरेक्टली आप उस चीज को देख के नॉलेज गेन करोगे। दूसरा है आपका इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि कोई चीज आपको डायरेक्ट दिख तो नहीं रही है, लेकिन आपने क्या किया, अनुमान लगाया कि हाँ जी ये चीज़ है तो ये चीज़ हो सकती है। अनुमान मीन अगर मान लीजिए कहीं पे आपको स्मोक दिख रही है, धुआं उठता हुआ दिख रहा है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि वहाँ पे क्या हो सकती है, फायर हो सकती है। ठीक है, तो ये है आपका नॉलेज गेन करने का दूसरा तरीका। ठीक है, आप अनुमान लगा सकते हो, किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हो। तीसरा है आपका हियरिंग्स। ना तो आपने उसको देखा, ना आपने अनुमान लगाया, लेकिन किसी बंदे ने, किसी नॉलेजेबल पर्सन ने आपको वो चीज़ बताई, तो आप शब्द के थ्रू, ठीक है, हियरिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, नॉलेजेस गेन कर सकते हो। तो ये फिलॉसफी है आपकी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। द्वैतवाद में बिलीव करती है, नॉलेज गेन करना चाहती है सो दैट कि हम प्रकृति को पुरुष से अलग कर सकें, सो दैट की जो आपकी प्रकृति की हलचल है, ठीक है, जो आपका उतावलापन है उसमें, ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हुई है, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रही कि उसका पर्पज़ क्या है। तो हमने पुरुष जिसके पास कॉन्शियसनेस है उसको उससे अलग करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। अब हम अपना नेक्स्ट स्कूल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्कूल के बारे में आपको सांख्य फिलॉसफी के बारे में इतना ही डिस्कस करना है। यहाँ पे फिर वो बात करते हैं, डिटेल में चला जाएगा कि जो आपकी प्रकृति होती है वो आपकी कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। जो चीज़ आपको सामने देखने को मिल रही है वो एक टाइप का एक फीचर है, गुण है। सत्व गुण होते हैं, रजोगुण होते हैं, तमोगुण होते हैं। वो इतना डीप में हमने नहीं जाना, ठीक है, वो फिर आपका प्रॉपरली एक आध्यात्मिक लेक्चर हो जाएगा, वो हमारा इस तरह से हम नहीं पढ़ेंगे। सांख्य फिलॉसफी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम बात करेंगे योग फिलॉसफी। योग फिलॉसफी सांख्य फिलॉसफी को कंटिन्यू करते हुए बात ये करती है कि ओके, हमारे पास 2 चीजें हैं, हमारे पास पुरुष है, हमारे पास प्रकृति है, तो हमने इन दोनों को अलग करना है। चलो ठीक है, योग वाले ये मानते हैं संख्या की बात, पुरुष और प्रकृति को अलग करेंगे, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि जिस नॉलेज की आप बात कर रहे हो कि थ्रू द नॉलेज हम समझ लेंगे फिर पुरुष प्रकृति से अलग हो जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, बहुत ही जो ये पुरुष के पास कॉन्शियसनेस है इसको तरीके से यूज करना, प्रकृति से अलग कर पाना, उसकी प्रकृति की जो आपकी अट्रैक्टिवनेस है, ब्यूटी है उसमें, वहाँ से उसको सेपरेट कर पाना इतना पॉसिबल, इतना आसान नहीं है। तो हम उसको एक मेथड दे रहे हैं। तो योग वाले बेसिकली क्या कर रहे हैं, सांख्य फिलॉसफी को मानते हुए ही इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आपका एक मेथड दे रहे हैं। वो मेथड क्या है, वो है आपका योग। जिस पर्सन ने ये लिखा उसको हम क्या बोलते हैं जी, पतंजलि। ठीक है जी, जिस पर्सन ने ये दिया उसको हम क्या बोलते हैं जी, पतंजलि। तो योग जो है वो आपका क्या कहता है कि हमने सेपरेशन जिस चीज की करनी है हम उसको सेपरेशन ना मान के यूनियन मान लेते हैं। तो यूनियन का मतलब ये होगा कि आपकी प्रकृति और पुरुष जो हैं वो इस तरह से यूनिफाइड हो जाएंगे कि एक सिंगल एंटिटी बन जाएगी, और दोनों का पर्पस भी क्या हो जाएगा, साल्वेशन अचीव करना ही है। दैट मीन्स
दोनों को हम इस तरह से कंट्रोल करेंगे, अपनी बॉडी और अपनी आत्मा को, सो दैट कि आपकी वैसे तो पुरुष जो है प्रकृति से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, सेपरेशन ही हमारा पर्पज है, लेकिन हम इस चीज़ को करने के लिए क्या करेंगे, यूनिफाई करेंगे अपनी बॉडी को अपनी आत्मा के साथ। यानी कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो हमारे एक्शंस के साथ क्या करेगा, मैच करेगा। वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीज़ करनी पड़ेगी। हमें अपनी माइंड, बॉडी एंड आपकी जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनको कंट्रोल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक तो आपके आसन्स करने पड़ेंगे जिससे आपकी बॉडी कंट्रोल रहेगी, ठीक है। देन आपका फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे आपकी क्या होएगी, आत्मा के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा। तो आसना, ठीक है, एंड फिर आपका ब्रीदिंग जिसको आप क्या बोलते हो, प्राणायाम। तो आपको इन दोनों चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ पे बहुत टाइप सारे आसन्स की बात की गई, बहुत सारे टाइप की एक्सरसाइजेस की बात की, और पूरा का पूरा आपका क्या बना, पतंजलि ने पूरा का पूरा एक योग के ऊपर आपकी योग सूत्रा लिख दी, बुक लिखी गई है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस की गई कि आपको क्या अचीव करना है। एक तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपका अपने ऊपर, उसके बाद आपको किसी एक चीज़ के ऊपर आपका ध्यान फोकस करना है, जिसको हम बोलते हैं समाधि। जब आप समाधि में चले जाते हो तो आपका बॉडी एंड सोल दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही बन जाते हैं। तो इसके यूनिफिकेशन की बात आ रही है, पुरुष को प्रकृति से अलग करने की बात आपकी योग ने कही है, सांख्य फिलोसफी में बिलीव करते हैं। लेकिन उसको आप अचीव कैसे करोगे, उसके लिए इन्होंने अपना एक अलग मेथड दिया है। इसका पर्पज़ ये था अपने माइंड, अपनी बॉडी, अपने सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करना। लेकिन इसमें एक बात ये और ऐड करते हैं कि ये अपने आप कर पाना इतना आसान नहीं है, तो आपको किसी ना किसी एक टीचर की, एक मेंटोर की क्या है, आपको एक ज़रूरत है। आपको एक गुरु बनाना पड़ेगा जो चीज़ें जो हैं आपको क्या करेगा, सिखाएगा। तो या तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर, मेंटोर जो है वो आपका कोई एक ह्यूमन यहाँ पे जो है उसकी बात चल रही है। उनका कहने का मतलब था कि वो क्या है, आपका गॉड है। तो दैट मीन्स दे बिलीव इन गॉड, कि ऐसी कोई आपकी दैवीय शक्ति है जो आपको क्या करेगी, गाइड करेगी। चाहे आप बात करते हो फिर कि वेदांत में नॉलेज है, वहाँ पे आप पढ़ो, उनके बारे में अंडरस्टैंड करो, तो अल्टीमेटली गाइडेंस आपको एक गॉड की तरफ से मिलेगी, ठीक है। अब उस गॉड को रिप्रेजेंट करने वाले ह्यूमंस हो सकते हैं यहाँ पे जो आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये आपका योग फिलॉसफी था जिसके बारे में हमने आपको थोड़ा समझा दिया। तो सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करना है, बॉडी को कंट्रोल करना है, यहाँ पे आप बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहा तो आप अपने डाउट्स ले लेना, बाद में आपको समझा देंगे। अभी जो आपका नेक्स्ट स्कूल आता है वो है आपका न्याय फिलॉसफी। जो आपकी न्याय फिलॉसफी है ये आपकी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है जो आपकी गौतम ने दी थी, ठीक है। वो ये बिलीव करते हैं कि जो आपकी सांख्य फिलॉसफी है वो नॉलेज की बात कर रही है। तो वो बोल रहे हैं कि नॉलेज हमें जब गेन करनी है तो हम क्या करेंगे, किस चीज़ का यूज़ करेंगे, वो है आपकी लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। जो रीजनिंग हम आजकल बात करते हैं, ठीक है, उसी चीज़ का वो बोल रहे हैं कि नॉलेज गेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिकली थिंक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को क्या कर लें, विदाउट एनी रीज़न एक्सेप्ट कर लें। वो नॉलेज जो लिखी गई है वेदांत में वो हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए मेरे को रीजनिंग देनी पड़ेगी। ह्यूमंस को समझाने के लिए आप वेदांत में लिखे हुए किसी एक रिचुअल की बात करते हो कि आप ये रिचुअल करो जी, आप ये यज्ञ कर लो, ये कर्म कांड कर लो, लेकिन आप वो चीज़ सही है, ठीक है वो, लेकिन ह्यूमंस उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। उनको नहीं लगता कि ये करने से ये चीज़ अचीव हो सकती है। तो आपको हर एक चीज़ को क्या करना पड़ेगा, विद रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लॉजिकली उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेबल आपको बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, न्याय स्कूल में गौतम जो है वो आपकी क्या कर रहे हैं, रियल नॉलेज की बात कर रहे हैं। रियल नॉलेज जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक आप साल्वेशन अचीव नहीं कर पाओगे। तो आप सिस्टेमेटिक थिंक करोगे, लॉजिकल रीजनिंग ही आपका अल्टीमेटली क्या है, नॉलेज का सोर्स है। आपको क्या करना है, इंक्वायरी करनी है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको बताई जा रही है उसके बारे में सोचो, डीप इंक्वायरी करो, डिबेट करो, उसके बाद ही आपको रियल नॉलेज मिलेगी। वही नॉलेज आपको क्या करेगी, वो वैसे तो
वैलिड होगी। वैसे तो वो वेदास में लिखी हुई है, लेकिन आपको उसको क्वेश्चनिंग के थ्रू समझना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम नॉलेज के बारे में, सांख्य फिलॉसफी के बारे में पहले ही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस उसके ऊपर किया, तो इन्होंने भी वही चीज़ की बात की कि आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ सकता है। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट देख सकते हो या फिर आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, हियरिंग कर सकते हो आप। ठीक है, शब्द। तो इस तरह के मेथड जो हैं आपकी न्याय फिलॉसफी ने भी दिए हैं। जिस चीज की बात करती है वो है आपका जस्ट एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू द लॉजिकल रीजनिंग। हर चीज का आपके पास क्या होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए, सिस्टमेटिक रीजनिंग। लेकिन क्या ये गॉड के अंदर बिलीव करते थे या नहीं करते थे? करते थे। ठीक है, जब आप वेदास की बात करते हो तो ठीक है, तो ये लोग भी क्या करते थे, गॉड को मानते थे कि जो आपका वेदास में नॉलेज लिखी हुई है और जो आपका पूरा का पूरा आपका एक सिस्टम क्रिएट किया गया, वो बाय द हैंड ऑफ गॉड है, कोई दैवी शक्ति है, जिसको समझने की, इंटरप्रेट करने की हमें क्या रहेगी, जरूरत रहेगी। लेकिन वो उसको सत्य मानते हैं, वो उसको ऐसे नहीं मानते कि ये कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद हम बात करते हैं वैशिष्ट स्कूल की। ठीक है, वैशिष्ट स्कूल आपका फिजिकलिटी ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं, जिसको हम बहुत बाद में बोलते हैं कि आपके वेस्टर्न साइंटिस्ट ने आपका क्या दिया, फिलॉसफी ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ एटॉमिसिटी दी, कि आपका पूरा का पूरा जो नेचर है वो एटम्स से मिलके बना हुआ है। तो इस चीज़ की बात तो हमारे इंडियंस ने बहुत पहले कर दी थी। वैशिष्ट जो है वो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो आपका लिखी किन्होंने थी, पहले ये बता देते हैं आपको। कांड ने लिखी थी, कांड बोल दो। ठीक है, इन्होंने बोली थी, इन्होंने ये बोला था कि जो आपका पूरा का पूरा प्रकृति में आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो किससे बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, जो ये बोलते हैं मेन 5 एलिमेंट्स हैं, पंच तत्व जिनको हम बोलते हैं, जो है आपका फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड ईथर। ठीक है, जो आपके 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स से मिलके आपका हर एक चीज बना हुआ है। ये नहीं है कि उसमें 5 एलिमेंट्स सारे के सारे होंगे, लेकिन 5 एलिमेंट्स से ज्यादा कुछ नहीं है। फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड ईथर। ईथर मीन्स स्काई। तो ये बोलते हैं कि 5 तत्वों से मिलके आपका क्या बना हुआ है, कोई भी मैटर बना हुआ है, जिसको बाद में अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो एटॉमिक थ्योरी की बात आती है। तो ये भी क्या बोल रहे हैं, अल्टीमेटली किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कि हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके एटॉमिक लेवल के ऊपर जाके उसको समझना पड़ेगा, उसकी क्रिएचर को समझना पड़ेगा। लेकिन ये भी ये बिलीव करते थे कि उसको बनाया किसने है, गॉड की तरफ से बनाया गया है। ठीक है, जिसको हमें समझने की जरूरत है। और ये बिलीव करते थे कर्म में। ठीक है, जैसे आपके कर्म होंगे, ये साइक्लिसिटी में बिलीव करते थे, वैसे वैसे आपका बर्थ होता रहेगा, वैसे वैसे आपका क्या होता रहेगा, डेथ बर्थ साइकिल में आप जाओगे। जब तक आप उसकी एटॉमिसिटी को समझोगे नहीं, जब तक आप बिलीव नहीं करोगे कि जिन मैटर से मिलके वो बना हुआ है, हमने उससे क्या होना है, रिलीज होना है। तो ये था आपका वैशिष्ट फिलोसफी। उसके बाद हम बात करेंगे मीमांस फिलोसफी। ये फिलोसफी आपकी क्वेश्चनेबल फिलोसफी है, क्योंकि ये मीमांस फिलोसफी जो है वो आपकी अगेन किसके ऊपर स्ट्रेस करती है, जो आपके पुराने रिचुअल्स थे। हमने बात की थी न्याय फिलोसफी की। न्याय फिलोसफी में हम बोल रहे हैं कि हमें लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग चाहिए किसी चीज़ को समझने के लिए। तो यहाँ पे मीमांसा वाले भी यही बोल रहे हैं कि रीजनिंग और इंटरप्रिटेशन तो हमने करना है। मीमांसा का मतलब ही होता है इंटरप्रिटेशन करना, इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग। लेकिन ये एक स्टेप आगे जाके ये बात करते हैं कि जो आपके वेदास में रिचुअल्स लिखे हुए हैं वो आपको करने पड़ेंगे। विदाउट रिचुअल्स आप क्या नहीं कर पाओगे, साल्वेशन अचीव नहीं कर पाओगे। वो लिखे हुए हैं, हाँ ठीक है, आप उनको रीजनिंग के थ्रू इंटरप्रेट करके समझ रहे हो तो बेटर है, लेकिन जो रिचुअल्स हैं वो आपके क्या हैं, सही हैं, वो आपके गलत नहीं है। वेदास आपके इंटरनल ट्रुथ हैं जिनको जुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन साल्वेशन आपको किसके थ्रू होगी, रिचुअल्स के थ्रू। रिचुअल्स को करने के लिए उन्होंने बोला कि फिर आपको एक गाइड चाहिए जो आपको इनके रिचुअल्स के बारे में बताएगा। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि वो ब्राह्मण्स के बिना हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन्होंने ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस को स्ट्रेस किया, जिसकी वजह से फिर ये कोई क्या हुआ, क्वेश्चनेबल हुआ कि इन्होंने जो ब्राह्मण्स ने बाद में बोला कि आपकी 4 वर्न्स होने चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये वाला सिस्टम,
जिसकी वजह से इस फिलॉसफी को बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा से दोबारा हो गई थी। सॉरी। तो ये था आपका मीमांसा फिलॉसफी। उसके बाद आपकी जो फिलॉसफी है वो है आपकी वेदांत फिलॉसफी। जो आपकी वेदांत फिलॉसफी है इसमें आप ये मानना है कि वैसे वेदांत का मतलब होता है कि वेदास का अंत होना, यानी कि सुप्रीम नॉलेज है, इससे ज़्यादा आप थिंक कर ही नहीं सकते। कोई ह्यूमन यहाँ पे आके इससे ज़्यादा इस संसार में आके ज़्यादा थिंक कर ही नहीं सकता। जो आपकी थिंकिंग लिमिट्स हैं वो आपके वेदास में लिख चुके हैं। वेदास अंत को जो चीज़ डिफाइन करती है वो आपकी उपनिषद। उपनिषद का अगर आप लिटरेरी मीनिंग देखोगे तो आपको भी पता है कि उप है नीचे बैठ के सुनने वाला ज्ञान, जो एक शिष्य एक गुरु से लेता है। यहीं से गुरु शिष्य परंपरा चली। तो जब गुरु ने अपने सबसे प्रिय शिष्य को अपने चरणों में बिठा के उसको नॉलेज दी, तो वो अल्टीमेट नॉलेज है, उससे ज़्यादा नॉलेज वो उसको दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं है। जो कुछ उसने दे था उसने अपने गुरु ने अपने शिष्य को दे दिया। तो दैट मीन्स उपनिषद में जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक थिंकिंग ह्यूमन कर सकता है, एग्जिस्टेंस के बारे में जो सोच सकता है, जो आपका वेदांत में लिखा हुआ है उसका समराइज करके अंत करके यहाँ पे लिख दिया गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वेदांत फिलॉसफी में अंत हो चुका है नॉलेज का, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो उन्होंने लिखा क्या? तो उन्होंने ये लिखा कि हमारी जो आत्मा है हमें ये पहचानना पड़ेगी। इनका बेसिक फंडा क्या था? हु वी आर, कि हम हैं कौन। हु आई एम लगा लो कि मैं कौन हूँ। एक पर्सन है, एक आत्मा है, उसको रियल मीनिंग समझना पड़ेगा कि वो किस चीज़ का पार्ट है, वो क्या किसका पार्ट है, ब्रह्मा का पार्ट है। उसको अपने आप को ब्रह्मा में लीन करना है, यही उसका पर्पज है। क्योंकि वेदांत फिलॉसफी ये इसको डिनाई नहीं करती कि जो हमारे ये मटेरियलिस्टिक दुनिया आपको देखने को मिल रही है इसको वो जुटलाती तो नहीं है। वो है कि एग्जिस्ट है, दिख ही रहा है कि हमें ये मटेरियलिस्टिक दुनिया क्रिएट हुई है। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि जो चीज़ आपको दिख रही है वो क्या है? आपका मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व मीन्स जो चीज़ आपको दिख रही है वो एज सच एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। मान लीजिए एक पर्सन है, वो रात के समय पे क्या है? सोया हुआ है, दिन में वो जाग रहा है। पर्सन तो वही है, लेकिन क्या है, रात के समय के आत्मा तो आपकी वही है ना, लेकिन वो पर्सन सोया हुआ किसी और स्टेट में है, जागा हुआ किसी और स्टेट में। अगर ये भी आपको नहीं समझ आ रहा तो आप एक एग्जांपल ले सकते हो गोल्ड की। गोल्ड मेटल है, उसके गुण तो वैसे ही रहेंगे। अब आप इसको पिघला के चाहे आप किसी भी शेप में फॉर्म में ले आइए, लेकिन गोल्ड का जो असली नेचर है, जो एज अ मेटल है, वो आपका चेंज नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स ये दुनिया जो आपका मटेरियलिस्टिक वर्ड है वो चेंज इन नेचर है, ठीक है, शेप साइज में हो सकता है, लेकिन उसके जो असली गुण है वो आपको चेंज नहीं होंगे। उसी को आपको पहचानना है। जब आप पहचान लोगे तो आपकी आत्मा जो है वो ब्रह्म में क्या कर जाएगी? लीन हो जाएगी। तो दैट मीन्स वेदांता का यही मतलब है कि पर्सन को अपने बारे में समझना है, अपने सेल्फ, नॉलेज ऑफ सेल्फ के बारे में ज्ञान होना चाहिए। आत्मा आपकी वेरियस रूप ले सकती है जन्म और मरण के साइकिल्स के थ्रू, लेकिन वो आपकी इनडेस्ट्रक्टिबल है, जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो अल्टीमेटली फिर बाद में जाके जब उसको रियलाइज हो जाएगा तो वो ब्रह्मा में क्या करेगी? मिल जाएगी। लेकिन वेदांत स्कूल के बारे में अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमें यहाँ पे 2 व्यूज़ के बारे में डिस्कशंस करनी है, ठीक है। वो व्यूज़ हैं आपके, फर्स्ट व्यू है आपका शंकराचार्य का, देन सेकंड व्यू है आपका रामानुजन का। शंकराचार्य ये बोलते हैं कि जो आपका ब्रह्म है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आत्मा उसी ब्रह्म में से निकली और उसी में वो आपकी क्या हो जाएगी? बाद में चली जाएगी। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो आपका क्या है? उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, उसके कोई गुण नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ नॉलेज गेन करनी है और साल्वेशन मिल जाएगा। नो एट्रीब्यूट्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शंकराचार्य ने बोला ब्रह्मा का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ब्रह्म के बारे में बात चल रही है, हमें सिर्फ नॉलेज चाहिए।
ज्ञान चाहिए और हम क्या कर लेंगे, साल्वेशन अचीव कर लेंगे। लेकिन जो आपके रामानुज थे उन्होंने ये बोला कि हमें ब्रह्म को कोई ना कोई एट्रीब्यूट, कोई ना कोई आपका शेप देनी पड़ेगी, ठीक है, फिर हम उसको क्या करेंगे, एज अ डिवोटी फॉलो करेंगे। हमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हमारे भावों के ऊपर ही डिपेंड करता है और हमें डिवोशन के थ्रू क्या मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगी। तो ये दो बेसिक व्यूज के बारे में आपको थोड़ा डिफरेंस जो है वो समझना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं कभी कभी डायरेक्टली। अभी 1-2 मिनट का पोज ले सकते हैं हम, ठीक है। फिलॉसफीज, ऑर्थोडॉक्स स्कूल की फिलॉसफीज आपकी हो चुकी हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेटेरोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जिसमें आपको 3 स्कूल्स पढ़ने हैं। एक है आपका बुद्धिज्म, फिर जैनिज्म, फिर चार्वाक। 1-2 मिनट के पॉज के बाद हम देखते हैं हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे हेटेरोडॉक्स स्कूल। स्टार्टिंग में बात की थी, वो क्या नहीं मानते, वेदास को नहीं मानते, ठीक है, वेदास को नहीं मानते। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसी कोई दैवी शक्ति के एग्जिस्टेंस के ऊपर भी क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। ये तो सिर्फ कर्म थ्योरी में बिलीव करते हैं, इतना मान लीजिए। कर्म थ्योरी के बिहाफ के ऊपर क्या आपका क्या होगा, बार बार बर्थ एंड बार बार डेथ होएगी। अल्टीमेटली आप उस साइकिल से निकलोगे तो फिर आपको क्या हो जाएगी, साल्वेशन अचीव हो जाएगी। तो बुद्धिज्म ने बेसिकली बोला कि सबसे पहले तो आपको पर्सन को समझना पड़ेगा कि आपकी जो मिस्ट्री है, सॉरो है, उसके कुछ कॉजेज हैं, उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में आइडिया होना चाहिए और उसको फिर आपको 8 फोल्ड पाथ क्या करना है, फॉलो करना है। 4 नोबल ट्रुथ्स की बात आती है तो बुद्धिज्म फिलॉसफी क्या बोलती है कि सबसे पहले तो फुल ऑफ सफरिंग, ह्यूमन लाइफ जो है उसमें दुख ही दुख है, सुख की यहाँ पे प्राप्ति आपको हो नहीं सकेगी। जिस चीज़ में आप सुख ढूंढ रहे हो वो आपका सुख है ही नहीं। फिर आपकी बात आती है कि उसके पीछे कुछ कारण है। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ मिस्ट्रीज हैं, सोरो हैं, तो उसका कुछ रीज़न है। फर्स्ट, लाइफ इज़ फुल ऑफ सोरो। देन फिर सोरो का क्या है, कोई एक रीज़न है, उस रीज़न को आपको पहचानना पड़ेगा, नॉलेज के थ्रू समझना पड़ेगा, ठीक है। देन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस रीज़न में आपको क्या करना पड़ेगा, डिज़ायर आपकी सबसे बड़ा रीज़न है, ये समझना पड़ेगा। एंड फिर दिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिज़ायर को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की डिज़ायर रहेगी तब तक आप दुखी रहोगे, ठीक है। तो थर्ड नोबल ट्रूथ ये है कि आपको सबसे पहले अपनी डिज़ायर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। तो डिज़ायर्स को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, ठीक है। उस नॉलेज के थ्रू ही आपको क्या मिल जाएगा, साल्वेशन, मोक्ष मिल जाएगा। ये आपका अल्टीमेटली एम होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, 8 फोल्ड पाथ। यहाँ पे मेंशन है 8 फोल्ड पाथ में आपको जो बताया गया वो आपका था मध्यम मार्ग, ठीक है। आपको जिन चीज़ों के बारे में फॉलो करना है वो है आपका राइट विज़न। आपकी किसी चीज़ को लेके जो विज़न है, जो आप देखना चाह रहे हो वो आपका विज़न सही होना चाहिए। देन फिर आपका राइट रिजॉल्व होना चाहिए। उसको अचीव करने के लिए अपनी डिज़ायर, विल पावर्स आपकी सही होनी चाहिए। राइट स्पीच, आप किस तरीके से वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस करोगे। राइट कंडक्ट, आपका बिहेवियर। राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। इसके बारे में यहाँ पे इतना ज़्यादा बात ना करके जब आप बुद्धिज़्म जैनिज़्म का चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे।
बेसिक बात यहाँ पे है कि आपका कर्म में बिलीव करते थे, ठीक है, और कर्म को अपना सही करने के लिए इन्होंने एटफोल्ड पाथ थ्योरी दी है, ठीक है। जैन फिलोसफी की अगर हम बात करें तो ये आपका मेन जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये आपका नॉन वायलेंस होना चाहिए, एक्सेप्टिसिज्म होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन आप करो, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपका क्या हो जाएगा, मोक्ष प्राप्ति आपको हो जाएगी, ठीक है। एसेक्टिसिज्म में बिलीव करते ही हैं, आपको घर बार त्याग करके एक नॉर्मल जीवन, साधु जीवन लाइफ फॉलो करना पड़ेगा, तब ही जाके आप क्या करोगे, साल्वेशन को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो मेन इनका क्या है, आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, चोरी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी, ठीक है। एसेक्टिसिज्म में बिलीव करना है, नॉन वायलेंस होना चाहिए, ये आपकी जैनिज्म की फिलॉसफी है। उसके बाद एक फिलॉसफी और आती है, ठीक है। जैनिज्म की बात करें वैसे तो 24 तीर्थंकर है, लेकिन ये महावीरा की बात चलती है मेनली, और ये आपका गौतम बुद्ध की बात चलती है, ठीक है, जिन्होंने ये फिलॉसफीज को दिया। उसके बाद हम बात करते हैं एक और फिलॉसफी जिसको हम बोलते हैं चरवाक फिलॉसफी। इसको दिया बृहस्पति ने, ठीक है। इस फिलॉसफी का मेन फंडा ये था कि हम ये मानते हैं कि कोई ऐसा कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं उसको आप इंजॉय करो, उसी से आपको क्या मिल जाएगा, साल्वेशन मिल जाएगा। तो इसी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, लोकायत थ्योरी भी बोलते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, जितनी चीज़ें यहाँ पे हैं आपको दिख रही हैं मटेरियलिस्टिक, आपको उसको एंजॉय करना है, ठीक है। लोकायत फिलोसफी भी बोलते हैं। इनका एक स्लोगन बोलो क्या था, ईट ड्रिंक एंड मैरी, खाओ पियो खुश रहो, ठीक है। ज़्यादा ये ऐसा कुछ बिलीव नहीं करते थे कि गॉड एग्जिस्ट करता है या हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी है। तो इसके बाद चार्वाक फिलॉसफी में एक चीज़ और, ये आपका जो आपके 5 एलिमेंट्स बताया गया कि आपका पूरा का पूरा जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स से बना है, उसमें ये 4 मानते थे, फायर, अर्थ, वाटर, एयर, 5th एलिमेंट ईथर, ऐसा कोई एलिमेंट ये नहीं मानते थे कि जो एग्जिस्ट करता है। तो गॉड की एग्जिस्टेंस को ना मानना इनका मेन फिलॉसफी है। जस्ट ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिलीव करते थे। ये थे आपके इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जिसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर फिर भी आपको इस चैप्टर में कोई डाउट रहा, ठीक है, तो आप बाद में कमेंट करके पूछ सकते हो। मेंस आंसर राइटिंग की बात करें, ऐसे में आप किस तरह से इन फिलॉसफीज को यूज़ करोगे वो आपको जब आप आंसर राइटिंग करोगे तभी बताएंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।